Hello students, now we'll start with the chapter 12 of your biology course, that is biotechnology and its application. So in the last chapter, that is chapter 11, we learned a lot about biotechnology. क्या बायोटेक्नोलॉजी होता है? इन शॉर्ट, किसी से जीन निकाल के यूजफुल जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देना सो दैट वी गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. ओवरऑल एक लाइन में बोले तो एक गाय है, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है. एक गाय है, उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छा है, तो मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन निकाल के डिजीज़ रेजिस्टेंस जिसमें अच्छा है उसमें डाल दो, तो उसके अंदर दोनों फीचर्स आ गए. सो दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इज़ नॉट कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, बट बायोटेक्नोलॉजी में यही चीज़ होता है. ठीक है, क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज़. अब उससे हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, जो कुछ भी है. सो नाउ द बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. ओके, and we are creating genetically modified organisms, GMO, genetically modified organisms. मतलब कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स, फंगस, बहुत सारी चीज़ें. और इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी थेराप्यूटिक्स में, मतलब क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर क्योरिंग और ट्रीटिंग डिजीज़. डायग्नोस्टिक्स में मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, फाइंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज़. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो हैं ही. फूड प्रोडक्शन में बायो रिमेडिएशन मीन्स यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज़ बायो रिमेडिएशन. जैसे कि मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वी अप्लाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ बायो रिमेडिएशन. यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. वेस्ट ट्रीटमेंट देखते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं. एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है, मेथानोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, राइट. सो दिस आर द व्हाट यू कॉल दैट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कौन कौन से ऐसे मेन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो होता है, दैट इज़ कैटलिस्ट, मीन्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, दैट इज़ एंजाइम्स. इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम होता है, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट कैटलिस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ द फर्स्ट रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दूसरा, ऑप्टिमम कंडीशंस. ऑप्टिमम कंडीशंस मीन्स वो कंडीशन क्रिएट करना ताकि वो कैटलिस्ट जो है, जो आपने बनाया है, वो अच्छे से काम कर सके. मीन्स ऑप्टिमम बेस्ट टेम्परेचर, pH, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें देना है. तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब जो आप बना रहे हो एंजाइम प्रोडक्ट वगैरह कैटलिस्ट, उसको सेपरेट करना एंड प्योरीफाई करना, तभी तो कोई चीज़ काम करेगा. दीज आर द थ्री मेन रिसर्च एरिया. प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस, बेस्ट मतलब बेस्ट कंडीशंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दैट कैटलिस्ट, एंड द थर्ड, प्योरीफिकेशन ऑफ दैट कैटलिस्ट. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सब जगह है. एग्रीकल्चर में भी है, ह्यूमन लाइफ में भी है, और बहुत एग्रीकल्चर में तो जो कुछ भी है चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें. तो फर्स्ट जो चैप्टर का पार्ट है वो आपको फोकस करता है इसी चीज़ पे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इसमें हम जो मेन पॉइंट्स हम फोकस करेंगे वो तीन चीज़ों से फोकस करेंगे. ठीक है, पहला, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. दूसरा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग. और तीसरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. ये तीन चीज़ें हैं जिसमें हम फोकस करेंगे. पहला मैंने बताया था एग्रो केमिकल बेस्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रो केमिकल्स, मतलब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप. दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो यूटिलाइज़ किया गया था किसमें? ग्रीन रेवोल्यूशन में. दिस वाज एग्रो केमिकल. उस समय फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का बहुत तरीके से यूज किया गया. इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था,
इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस वॉज ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। वीट कहाँ से लाया गया था? मैक्सिको से, और राइस फ्रॉम फिलीपींस ला के, और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन करवाया गया तो प्रोडक्शन बहुत स्टार्ट हुआ। बट स्टिल इससे प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बट दिस वाज नॉट एबल टू मीट द ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। दूसरी चीज़, इट वाज पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। देन भी नेक्स्ट एक चीज़ क्या मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट instead of using chemical fertilizers, people are now focusing on the use of biofertilizers, biopesticides, biocontrol agents. Okay, all these things are now being utilized to solve the problem of what you call that pollution and meet the growing demand of food and all. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव कर जा सकें। ठीक है, तो तीसरी चीज़ वही चीज़ आती है कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग एलोन सिर्फ अपना प्रोडक्शन यील्ड नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, मान लो एक नेचुरल प्लांट है, वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम बायो फर्टिलाइज़र वगैरह दे रहे कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मैं कोई दूसरा जीन डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन और अच्छा हो जाएगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सप्लीमेंट करने के लिए, उसके एडवांटेज को बढ़ाने के लिए ना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, उन सबको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अंदर कुछ जीन्स डाले गए हैं ताकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? या प्लांट की बात करोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करेंगे यहाँ पर, जीएम क्रॉप्स। तो दीज आर द क्रॉप्स इन विच फॉरेन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑर्गेनिज्म तो कोई भी हो सकता है, लिविंग प्लांट भी, एनिमल भी। तो प्लांट के केस में क्या बोलते हैं उसे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स। एंड दीज आर द क्रॉप्स इन विच certain foreign genes have been introduced through genetic engineering to increase the yield or provide some disease resistance वगैरह, वो से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सबसे फ़ायदा क्या होगा कि आवर डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स विल डिक्रीज, पॉल्यूशन चीज़ें कम हो जाएंगी, वी कैन यूज़ इवन बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह। ठीक है, any nutritional deficiency can be fulfilled by biofortification and all these things। ठीक है, तो इन्हें तो ऐसे ये सब कैसे करते हैं? some genes are introduced in crops and such crops are called transgenic crops, transgenic plants or genetically modified organisms या genetically modified crops means crops with foreign genes। फॉरेन जीन्स को और क्या बोलते हैं? ट्रांस जीन्स। तो कैसे कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जीन को निकालना होगा, आइसोलेट करना होगा, रिमेंबर द लास्ट चैप्टर। देन उसको फ्रेगमेंट को सेपरेट करना होगा किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। देन यू हैव टू कट इट किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। कट करने के बाद यह इट हैज़ टू अटैच टू सम वेक्टर फॉर ट्रांसफर इनटू द होस्ट। तो फिर उसको जोड़ना पड़ता है डीएनए लाइगेज से। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट। या फिर हम वेक्टर ना यूज़ करें, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा था, राइट। बायोलिस्टिक्स था, मतलब जीन गेन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बहुत सारे मेथड्स थे। तो ये सारी चीज़ें अब हम थोड़ा पढ़ेंगे किस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताया था कि एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, उसके अंदर क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसके अंदर एक टीडीएनए होता है। वो प्लांट्स वगैरह के अंदर अपना जीन इंट्रोड्यूस कर देता है टीडीएनए को, और ट्यूमर लाइक डिजीज़ करता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल। देन इट मीन्स ये क्या कर रहा है? अपना जीन ट्रांसफ़र कर रहा है नेचुरली प्लांट को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। उसके प्लाज्मिड को निकाला जाता है, टीआई प्लाज्मिड को, उसमें जो टीडीएनए पार्ट होता है जो डिजीज़ करता है उसको काट के हटा दिया जाता है, और उसकी जगह पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक इसमें ये वाला फ़ोटो देखो। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड है, उसके अंदर टीडीएनए है,
तो करते क्या है, बैक्टीरिया उसको ये प्लांट के अंदर जाता है तो प्लांट के अंदर अपना टीडीएनए को, देखो टीडीएनए इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट कर देता है और वो सेल्स पे मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, टीडीएनए को हटा देंगे, उसकी जगह अपना जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो फिर जब किसी प्लांट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उस जीन को नेचुरली वो खुद से इंटीग्रेट कर देगा। तो प्लांट अपने आप उस सेल्स को उस जीन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और उसके अंदर नाइट्रेट्स आ जाएंगे। तो ये नेचुरली करता है, ये खुद ब खुद जाके हम देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, टीडीएनए इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट डीएनए, अपने आप ही इंटीग्रेट कर देता है। तो अगर मैं टीडीएनए की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा और उस टीआई प्लाज्मिड को मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस के अंदर ही डाल दूँ वापस, तो फिर वो जब जाकर किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, उसके टीडीएनए को निकाल के, बिकॉज ये नेचुरली ऐसा कर रहा है, खर्च कम होगा। ऐसा ही काम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम का एक दूसरा स्पीसीज होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, उसके अंदर आरआई प्लाज्मिड होता है तो वो भी यही काम करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस में होता है आरआई प्लाज्मिड। दोनों को यूज किया जाता है नेचुरली जीन ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ में करते हैं, उसके टीडीएनए को बाहर निकालते हैं, टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के टीडीएनए को रिमूव कर देते हैं और उस टीडीएनए की जगह अपना डिज़ायर्ड डीएनए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो टीडीएनए का जो डिजीज़ करने वाला पार्ट था हटा दिया, नाउ इट इज़ इंसर्टेड विथ आवर ओन जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब टीआई प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर डाल देते हैं और वही एग्रोबैक्टीरियम जब अब किसी न्यू प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो अपने इस जीन को होस्ट के जीन के साथ इंटीग्रेट कर देगा और नेचुरली उसके अंदर जो हमने जीन डाला था उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फेनोटाइप उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी यूज़फुल चीज़ डाला था हमने उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक प्लांट बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। देखो ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बीटी बोला जाता है। इट प्रोड्यूसेस सम प्रोटीन्स दैट कैन किल इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरंस, ठीक है, कोलियोप्टेरंस, बीटल्स वगैरह जिसको बोलते हैं, एंड डिप्टेरंस, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, इसके अंदर मिलता है, इस बैक्टीरिया के अंदर। अब जो कॉटन प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इन्हीं बीटल्स के कारण, वॉर्म्स के कारण, बग वॉर्म्स के कारण, फ्लाइज के कारण, मॉस्किटोज़ के कारण, खास करके ये बीटल्स वगैरह के कारण, कोलियोप्टेरंस के कारण होता है, डिप्टेरंस के कारण, ठीक है। तो ऐसा पाया गया है कि ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के अंदर एक प्रोटीन मिलता है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन, CRY। ये कुछ क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं और यही जो लेपिडोप्टेरंस, डिप्टेरंस होता है उनको मार देता है। तो उस क्राई प्रोटीन को बोला जाता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये क्या है, नेचुरली मिल रहा है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के अंदर, ठीक है। तो क्या किया गया, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का जीन को स्टडी किया गया और पाया गया कि उसका कौन सा पार्ट है जीन का जो ये काम करता है, ठीक है। उस जीन को निकाल के और जो कॉटन प्लांट है उसके जीन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो क्या हो गया, अब वो कॉटन प्लांट इस क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करने लगा। अब नेचुरली उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्राई प्रोटीन आ जाएगा, तो वो बहुत सारे डिजीज़ से अपने आप को बचा लेता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये इंसेक्टिसाइडल है तो बैक्टीरिया के अंदर जब ये मौजूद होता है खुद बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता है? इसलिए नहीं मारता क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो होता है, जो क्राई प्रोटीन है, बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव रहता है, वो प्रोटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट वगैरह उसको खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उनके बैक्टीरिया वगैरह जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका जो स्टमक वगैरह होता है उसके अंदर एल्कलाइन पीएच होता है। क्या होता है, एल्कलाइन पीएच। और उसी एल्कलाइन पीएच में ये बैसिलस
थुरिंजियंसिस का जो प्रोटॉक्सिन हो जाता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और यही एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है, जो जिस इंसेक्ट्स ने खाया है उसके मिड गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल से बाइंड करता है सेल से, उसके अंदर पोर क्रिएट करता है। पोर क्रिएट करने के कारण क्या होगा, उसके अंदर वाटर मूव करने लगता है और स्वेलिंग होती है और वो बर्स्ट हो जाता है और इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है। तो किया क्या गया कि बीटी टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली, उसके जीन को आइसोलेट किया गया बैसिलस thuringiensis से और उसको कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब ये बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं क्राई प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, CRY, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट है वो है क्राई 1AC, क्राई 2AB और क्राई 1AB। ठीक है, तो क्राई 1AB, क्राई 2AB एंड क्राई 1AC, ये सारी चीज़। और इन सारे जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है किसमें, कॉटन प्लांट में। तो ऐसा कॉटन प्लांट जिसके अंदर जीन फॉर क्राई प्रोटीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, सच जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। क्या कहते हैं उसे, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन कंटेनिंग कॉटन। अब ये जो क्राई 1AC और 2AB जो होता है, ये उसको बॉल वॉर्म्स जो होते हैं, बॉल वॉर्म्स आर वॉर्म्स, उनसे बचाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्राई 1AB जो होता है वो उनको कॉर्न बोरर से बचाता है। कॉर्न बोरर इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट जो कि क्या बोलते हैं, जो कॉर्न प्लांट्स होता है मतलब मेज प्लांट होता है, उससे उसको बोर करता है, उसके कॉर्न मतलब उसके दाने में होल करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखते हो कि मक्के का प्लांट वगैरह उसके अंदर होल होता है, वो कॉटन बोरर से होता है। तो लेकिन जिसके अंदर क्राई 1AB प्रोटीन मौजूद होता है उसके अंदर ये काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बीटी कॉटन जो है उनके अंदर क्राई 1AC एंड क्राई 2AB इंट्रोड्यूस किया गया है, और बीटी कॉर्न मतलब मेज प्लांट के अंदर क्राई 1AB इंट्रोड्यूस किया है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉर्न बोरर। ठीक है, और क्राई प्रोटीन को लिखते कैसे हैं, C कैपिटल लिखना है, RY स्मॉल लिखना है। पहले हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये प्लांट्स वगैरह थे उनको ग्रो करना अलाउड नहीं था, लेकिन अब बीटी कॉटन को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इसको ग्रो करवाया जाता है। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है ये चीज़। इसको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ हाउ एक ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हुआ बीटी कॉटन, या बीटी कॉर्न भी बनाया गया। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ बीटी कॉटन नहीं, बीटी कॉटन में क्राई 1AC एंड क्राई 2AB प्रोटीन होता है अगेंस्ट बॉल वॉर्म, और बीटी कॉर्न में मतलब मेज प्लांट में क्राई 1AB होता है अगेंस्ट कॉर्न बोरर। अब तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस भी आते हैं, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, सब के अंदर बीटी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब क्राई प्रोटीन, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज़ से, बहुत सारे एजेंट से, बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो दिस इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस बीटी। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स भी बनाए गए हैं। अभी जो पेस्ट रेजिस्टेंस है इसके लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, अब एक जो हमारा टोबैको प्लांट होता है उसमें एक निमेटोडा का राउंड वॉर्म होता है, निमेटोडा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है निमेटोडा का, उसका नाम होता है मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा। मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा, ये एक निमेटोड है जो कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसके रूट्स को। ठीक है, और उसके कारण प्लांट जो है वीक हो जाता है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट जाता है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, फायर एंड मेलो। इन लोगों ने 1998 में एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जिसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, RNAi। नाम ही RNA इंटरफेरेंस। देखो क्या होता है, DNA से RNA बनता है और RNA से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो ये क्या है, RNA इंटरफेरेंस, मतलब मैं RNA के साथ इंटरफेरेंस कर दूँ, इंटरफेयर कर दूँ, उसको रोक दूँ, तो RNA से प्रोटीन नहीं बनेगा और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने डिस्कस की। अब ये करते क्या है इसमें कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं,
वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो निमेटोड है, जो उसके अंदर कुछ जीन होता होगा, राइट, जिससे ये अपना इन्फेक्शन करता है। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है टोबैको प्लांट में, ठीक है। टोबैको प्लांट के अंदर ही ये आरएनए टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक थोड़ा सा ढंग का फिगर दिखाता हूँ जहाँ पे कोई क्लियर होगा अच्छे से। आई थिंक आई हैव अटैच्ड दैट फिगर, हाँ ये वाला, ठीक है। तो करते क्या है, निमेटोडा का जो स्पेसिफिक जीन है उसको होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली काम कैसे करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने जीन को इंट्रोड्यूस किया, ये अपना सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल के अंदर। ये दोनों सेंस और एंटी सेंस आरएनए जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे के साथ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने वही चीज़ ऊपर दिखाया है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आप देख सकते हो सबसे पहला चीज़, ठीक है। उसके बाद एक आरएनएज होता है, मतलब आरएनएज मतलब एक एंजाइम डाइसर आरएनएज है एक टाइप का, वो जो कि आरएनए को क्या करेगा, कट करेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए में इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। किसमें, siRNA में, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज में। अब बड़ा सा डबल स्ट्रैंड आरएनए था जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट गया, इसको बोला जाता है siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। अब ये जो हर एक siRNA जो है वो एक दूसरा एंजाइम ऐड किया जाता है, राइबोन्यूक्लिएज, क्या ऐड किया जाता है, राइबोन्यूक्लिएज, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है रिस्क, ठीक है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या था, सबसे पहले एक डबल स्ट्रैंड आरएनए था, उसको एक आरएनएज दिया गया डाइसर, उसने उस डबल स्ट्रैंड को siRNA में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें एक ऐड किया जाता है रिस्क प्रोटीन कंपोनेंट्स जैसे कि राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, उसको ऐड करते हैं तो वो रिस्क बना देता है, ठीक है, रिस्क स्ट्रक्चर बन गया, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये रिस्क जो होता है उसके अंदर siRNA की अनवाइंडिंग होगी, वो एक्टिवेटेड हो और एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो एक्टिव हो गया। अब ये जो एक्टिवेटेड रिस्क होते हैं, ठीक है, ये टारगेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मॉलिक्यूल्स को। ये आप देख सकते हो, ये जो गोला गोला है रिस्क है वो जाके mRNA से जुड़ जाता है और यही जैसे ही mRNA से जुड़ता है उसके एक्सप्रेशन को रोक देता है और mRNA को डिस्ट्रॉय करता है। टारगेट mRNA क्लीवेज मतलब तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से प्रोटीन जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाता है और इन्फेक्शन से बच जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ RNAi इंटर, मतलब RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का अगेंस्ट मिलवाइडोकाइन, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस वीडियो नाउ and in the next video we'll learn about अदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स जैसे कि फ्लेवर से टोमेटो है, गोल्डन राइस की बात करेंगे और भी दूसरे प्लांट्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।